दोस्तों नमस्कार। मैं बीबी तिवारी एके एजुकेशन इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग कला के विकास की कहानी देखेंगे। कैसे जो है इस कला की उत्पत्ति कैसे हुई और कहां से कला के विकास किस कहानी शुरू होती है। मानव के साथ साथ ही मानव के विकास के साथ कला के विकास की भी कहानी शुरू होती है। और इसी कहानी के साथ हम लोग आज देखेंगे कला की उत्पत्ति कैसे हुई और मानव ने सर्वप्रथम पहली बार कब कला के रूप में पदार्पण किया। यही सब कहानी आज हम लोग इस सेगमेंट में देखेंगे। आइए अपनी क्लास पर आते हैं और आज हम लोग देखते हैं कि कला का विकास कैसे हुआ और वह मानव के विकास के साथ और पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ कैसे एक दूसरे से संबद्ध है, इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आइए अपनी क्लास पर आते हैं। जैसा कि मैंने आप पे पहले ही लिखा है कि कला के विकास की कहानी कैसे शुरू होती है। कला की विकास की कहानी यह वह सेगमेंट है, यहाँ से आपके कला के विकास की कहानी शुरू होती है। दोस्तों कला यह एक ऐसा पहलू था जो कि कलात्मक रूप से जब मानव अपने स्वयं की कला के रूप में जो है जब उस हस्त निर्मित कलाएं शुरू करने लगा तो उसने कहीं ना कहीं जो है अपने आवश्यकता के अनुरूप वह शुरुआत किया। जैसे मानव जब विकास हुआ तो भी मानव की, क्योंकि मानव शिल्प को ही कला के रूप में, ललित कला के रूप में माना जाता था। बाकी कला के रूप में तो दो रूप विद्यमान थे और वह पाणिनि महोदय के अनुसार, जैसा कि उन्होंने कहा था कि कला के दो रूपों में बना। सबसे पहले इसके पृथ्वी के विकास, कला के विकास की कहानी पृथ्वी के विकास के साथ ही शुरू होती है। पृथ्वी के विकास के साथ शुरू होती है और यही जैसे जैसे पृथ्वी पर मानव का विकास होता है और यह मानव के विकास के साथ जुड़ी हुई, किसके विकास के, मानव के विकास के साथ ही संबद्ध है। अगर यह मानव के विकास के साथ संबद्ध है तो जैसे जैसे पृथ्वी के का विकास होता है उसी तरह से मानव के विकास भी साथ ही होता है। और इसी रूप में कला का विकास भी एक दूसरे के साथ तादात्म्य है और इन्हीं को हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात कि कला के विकास में पृथ्वी के विकास के साथ करोड़ों वर्षों की कहानी है। जब करोड़ों वर्षों के साथ मानव का विकास का एक चरण होता है, एक युग होता है। पहले जैसे काल चलते हैं उसी रूप में पहले पृथ्वी का विकास हुआ, पृथ्वी के बाद उत्पत्ति हुई, पृथ्वी के बाद प्रकृति का निर्माण हुआ और प्रकृति के निर्माण के साथ साथ ही नदी, पर्वत, तालाब, जितने भी ऐसे पृथ्वी के प्राकृतिक रूप थे उन सभी का विकास हुआ। उसके बाद फिर उसमें पशु पक्षियों, जीव जंतुओं का विकास हुआ और उन्हीं के साथ आधुनिक मानव का विकास होता है। इसकी कहानी को देख लेते हैं। यही कला के हमें इन्हीं की विकास की कहानी में कला के विकास की कहानी जुड़ी हुई है और उसमें देखते हैं। सबसे पहले जो है मानव के विकास के साथ ही संबद्ध है पृथ्वी के विकास के साथ साथ शुरू होती है मानव के विकास की कहानी और मानव के विकास की कहानी के साथ ही शुरू होती है कला के विकास की कहानी। हम लोग देखते हैं चूंकि एक पाणिनि महोदय थे, पाणिनि महोदय, इनकी पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। इनकी पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी और यह है खासकर इसका समय काल 6वीं से 2री सदी तक
है, सदी ईसा पूर्व तक है। इसी संदर्भ में पाणिनि महोदय ने, इसी संबंध में पाणिनि महोदय ने इसी अपनी पुस्तक में, जो कि यह व्याकरणिक ग्रंथ है, सबसे पहले इन्होंने एक शुरुआत दिया था। कला के संदर्भ में कला को दो वर्गों में बांटा था। पहला जो है जिसे हम देवशिल्प कहते हैं, देवशिल्प, या फिर इसी को हम लोग प्रकृत शिल्प कहते हैं। और पहला वर्गीकरण था। दूसरा वर्गीकरण पाणिनि महोदय ने यह किया था कि मानव शिल्प, यानी कि मानव द्वारा निर्मित किया गया शिल्प कला, वह मानव शिल्प कला है। जिस कला को मानव ने निर्मित किया वह मानव शिल्प, और जिस कला को प्रकृति ने निर्मित किया उसे प्रकृत शिल्प या देव शिल्प कहते हैं। अगर मान लीजिए आप नास्तिक हैं तो आप प्रकृत शिल्प कह सकते हैं, अगर आस्तिक हैं तो देव शिल्प कह सकते हैं। कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने किया है, हिंदू धर्म के अनुसार, चूँकि हिंदू धर्म बहुत पुराने धर्मों में है और यह सनातन धर्मों में है, बहुत प्राचीन है, और इसी धर्म के अनुसार अगर हम माने तो बाकी और धर्म जो है वो सभी नए धर्मों में, अर्थात कहीं ना कहीं जो उनकी उत्पत्ति हमने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इस हिंदू धर्म की जो सनातन की कहानी है वह बहुत प्राचीन है। तो वहीं से यह अगर लिया जाए कि सृष्टि की रचना किसने की, ब्रह्मा ने किया। त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उन्हीं में से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, यह हम लोग मानते हैं। उसी रूप में अगर माना जाए तो ठीक है, नहीं तो प्रकृत शिल्प भी हम देख लेते हैं। तो देव शिल्प या प्रकृत शिल्प या मानव शिल्प, दो स्वरूपों में इस प्रकृति का निर्माण होता है या इस कला का निर्माण होता है। प्रकृत शिल्प के अंतर्गत जो कलाएं आती हैं उन कलाओं के रूप में जैसे नदी, वन, पर्वत, पेड़, स्वयं पशु पक्षी और स्वयं मानव भी इसके अंतर्गत आता है, स्वयं मानव भी। तो ऐसे जो है नदी, पर्वत, तालाब, वन, झरने, पशु पक्षी, जानवर आदि सभी जितनी भी प्रकृति की चीजें हैं वो सभी स्वयं मानव ही यह प्रकृति निर्मित या देव शिल्प है। लेकिन जब मानव विकसित हो गया तो मानव सभी प्राणियों में बुद्धिजीवी था और उसने एक शिल्प का जो उसने शिल्प बनाया वो अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाया, यानी कि जैसे जैसे उसकी आवश्यकता होती गई उसी के अनुरूप वह अपने शिल्प का निर्माण करता गया। सबसे पहले उसे शिकार की आवश्यकता थी तो उसके लिए औजार चाहिए थे, इसलिए उन्होंने पत्थरों से औजार बनाया। इसी औजार बनाने की कला की से शुरुआत होती है और उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मानव शिल्प में, अब मानव शिल्प को भी इन्होंने दो भागों में बांटा। पहला जो है वह है चारुकला और दूसरा वह है कारुकला के रूप में किया। कारुकला का मतलब उपयोगी कला हुआ, चारुकला का मतलब हुआ ललित कला। इन्हीं दोनों कलाओं के रूप में हम लोग देखते हैं। ये तो बात की कहानी थी, लेकिन अब यहाँ पे हमें इस देव शिल्प को देखना है कि कैसे यहाँ पर मानव की उत्पत्ति हुई, जो मानव ने कला का विकास किया। इसी के साथ अगला जो है यहाँ पे इसी देव शिल्प के मानव शिल्प में कला के विकास की, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आज हम लोग देखेंगे। कैसे जो है मानव के विकास, मानव के विकास के साथ कला का विकास ये कैसे हुआ, ये हम लोगों को आज देखना है। सबसे पहले जब पृथ्वी का विकास हुआ तो हम जब पढ़ते थे तो इसमें 4 रूपों में हम लोग पढ़ते हैं। कैसे 4 रूपों में पढ़ते हैं? पहला जो था उसके अंतर्गत हम लोग पहले पॉइंट में देखते हैं कि पृथ्वी के विकास में आदिकाल, इसे आदिकाल कहते हैं या इसी को प्रजनन काल कहते हैं। क्या कहते हैं?
प्रजनन काल कहते हैं, प्रजनन काल कहते हैं। दूसरा पॉइंट जब हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे कई सालों के युगों के बाद तब प्रागैतिहासिक काल का समय आता है। और दूसरा पॉइंट प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल हम लोग पढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट में आने के बाद हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं। क्या? आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं। फिर उसके बाद चौथा काल आता है तो हम लोग यहाँ पर वैदिक काल को पढ़ लेते हैं। वैदिक काल या इसी के बाद आता है तो ऐतिहासिक काल को हम लोग पढ़ते हैं, ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं। ये हम लोगों के पढ़ने का क्रम होगा। अब समझ लीजिए कि जब ये विकास की पहली कहानी यहाँ से शुरू होती है तो इसे यहाँ से हम लोग पृथ्वी के विकास में देखते हैं कि इस काल के समय हम 4 युगों में चलते हैं। पहला जो है एजोइक काल। एजोइक काल यह वह युग होता है, एजोइक युग, जो पहला, जो मानव के विकास की कहानी में, पृथ्वी के विकास में ज्योग्राफिकल रूप से भी देखेंगे तो भी यह वही है, एजोइक काल। और इस एजोइक काल के समय में एजोइक ही लिखते हैं, काल को नहीं लिखते हैं। एजोइक का मतलब होता है काल। तो एजोइक, इस एजोइक काल में खासकर एक कोष्ठकीय जीव पाए जाते हैं। 4 काल हम लोग यहाँ पर चलते हैं, 4 काल। चौथा, 4 युग होते हैं, एजोइक, पेलोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। ये पृथ्वी की उत्पत्ति के 4 काल हैं जहां से मानव के विकास से, यानी पृथ्वी की मानव की उत्पत्ति और प्रकृत शिल्प का विकास होता है। प्रकृत शिल्प, मैंने आपसे बताया कि यही सबसे पहले इस कला के विकास के रूप में पहला जो कलात्मक चीज़ थी वह प्रकृति का निर्माण था, जिसमें प्रकृति के सौंदर्य, प्रकृति की गोद में जो आनंद मिलता था, उस आनंद को आज भी जब कभी मन हमारा विचलित होता है तो हम प्रकृति की गोद में जाकर किसी शांत एकांत स्थान पर बैठ जाते हैं और वहाँ से हम अपने कला की कहानी को या फिर किसी ऐसी बिंदु पर विचार करते हैं जो हमें मन को शांति प्रदान करे। यही था जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी, जब कहते हैं कि वायवीय सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत या ज्वारीय संकल्पना के आधार पर जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, सूर्य से अलग होकर विखंडन होकर, तो यही एक आग की गोला थी और जब वह ठंडे होकर जब हुई तो उसमें बहुत सी बारिश हुई और बारिश के कारण पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, जिसके कारण पूरी पृथ्वी पर जल हो गया। अब चूंकि पृथ्वी पर इतना जल था तो किसी जीव का उत्पन्न होना लाजमी था। तो धीरे धीरे इस विकास में शुरुआत होती है और एजोइक काल में एक कोष्ठकीय जीव का विकास होता है। किसका? एक कोष्ठकीय जीव का विकास होता है, एक कोष्ठकीय जीव। और ये कौन से जीव होते हैं? जिसमें खासकर है शैवाल, कवक, फंगस, फर्न आदि एक कोष्ठकीय जीवों का विकास होता है। काई, कवक, शैवाल आदि, इन सभी का, क्योंकि जल के द्वारा तो इन्हीं का विकास हो सकता है और इन्हीं का विकास हुआ। इसके बाद दूसरा, कई लाखों वर्षों बाद दूसरे काल का, करोड़ों वर्ष बाद दूसरा काल आता है जिसे हम पेलोजोइक काल कहते हैं। इसमें अकशेरुकीय जीवों का विकास हुआ। अकशेरुकीय जीव का विकास हुआ। अकशेरुकीय जीव का विकास हुआ। इस जीवों के अंतर्गत वो जीव आते हैं थे जिनके अंदर बोन मैरो नहीं थी, अर्थात रीढ़ की हड्डियां नहीं थी। ये रेंगने वाले जीव थे
और इन्हीं का विकास हुआ है। जैसे खासकर इस समय केचुआ, जोंक या जिसे हम लोग ढोला वगैरह कहते हैं या पाई वगैरह कहते हैं, इन सब का विकास हुआ, अर्थात जिनके अंदर हड्डी ना हो उन जीवों का विकास होता है। मेसोजोइक काल इस समय के बाद जब यहाँ से जीवों का विकास शुरू हो जाता है और इसके बाद मेसोजोइक काल आता है जहां पर कशेरुकीय जीव आते हैं। कशेरुकीय जीव का विकास होता है। इस कशेरुकीय जीवों में कौन कौन से जीव आते हैं? जिनमें कशेरुकीय जीवों में वो जीव आते थे जिनमें बोन मैरो का हो, यानी कि रीढ़ की हड्डी जिनमें पाई जाती है उन्हें, अर्थात हड्डियों का विकास होना शुरू हो गया, और ऐसे जीव जो है वह कशेरुकीय जीव कहने लगेंगे। अर्थात यहाँ पर जैसे मगरमच्छ, मछली, केकड़ा, कछुआ आदि जीवों का विकास होने लगा। आदि जीवों का यहां से विकास होने लगा। ये विशालकाय जानवर होने लगे। इसके बाद सबसे अंत में आता है सीनोजोइक काल आता है, जहां पे स्तनपायी जीवों का विकास होता है। स्तनधारी जीवों का विकास होता है। स्तनधारी जीवों का विकास होता है और इन जीवों में विशालकाय जीव पैदा होते हैं, जैसे कि मैमथ, विशाल हाथी, विशालकाय हाथी, बनमानुस, गिब्बन, बंदर, चिंपैंजी आदि जीवों का यहां से विकास होता है, जो कि विशालकाय जीव थे। इन जीवों का यहां से विकास होता है और यहाँ पर जो है ये बड़े विशालकाय जानवर होते थे। यहीं पर डायनासोर जैसे जीवों का विकास होता है। डायनासोर जीवों का विकास होता है और ये डायनासोर बड़े विशालकाय होते थे, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जीव होते हैं। जुरासिक पार्क फिल्म आपने देखा होगा तो वहाँ पर बड़े बड़े विशालकाय जानवरों का दिखाया जाता है, कैसे डायनासोर बड़े विशालकाय होते थे। इनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पृथ्वी से पे जीवों का विकास रुक गया था। फिर एक बार ऐसे प्रकृति कहते हैं अपना संतुलन करती है और एक ऐसी जो है घटना घटी जिसमें सभी डायनासोरों का अंत हो गया। और इसके बाद जो अगली जो ही आती है उसमें खासकर जो अगला युग आता है उसमें पांचवा युग जो आता है उसमें प्राइमेटस युग का विकास होता है। कैसा? प्राइमेटस युग आता है। इस काल में स्तनपायी जीवों का विकास होता है। स्तनपायी जीवों का विकास होता है और यह जीव यहीं से मानव के विकास की कहानी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो है वो वही बनमानुस, गिब्बन और बंदर थे जो हमारे पूर्वज हैं। इन्हीं चिंपैंजी बंदरों से हमारे जीवन का यानी कि मानव का विकास हुआ है। अर्थात हमारे जो पूर्वज रहे हैं, मानव के जो पूर्वज रहे हैं, वो यही बनमानुस, गिब्बन और चिंपैंजी के रूप में बंदर प्रजातियां रही हैं। इन्हीं के विकास से मानव का विकास हुआ और यही बाद में एक आधुनिक मानव के रूप में विकसित हुए। यहीं से मानव के विकास शुरू होता है और मैंने आपसे बताया था कि मानव स्वयं प्रकृति प्रदत्त जीव है। अर्थात जैसे अन्य जीवों का विकास हुआ उसी तरह से मानव का भी विकास होता है। जब इन लोगों में स्तनपायी जीवों का विकास होता है तो ये पहली बार था जब मानव अपने को उन प्रजातियों से अलग करके रहने लगा जो बड़ी प्रजातियां थी, जो पशु प्रजातियां थी। यहीं पर स्तनपायी जीव के रूप में मानव का विकास होता है। यानी बंदर मानव का
विकास यहीं पर शुरू होता है, विकास यहीं से शुरू होता है। यानी कि मानव जो होता है वह बंदर के रूप में यहाँ से शुरू होता है। इसी प्राइमेटस काल से स्तनपायी बंदर मानव जीवों का विकास होता है और यह प्रजाति से मानव के उत्पत्ति की कहानी यहीं से शुरू होती है। अब तक जो जीव थे वो उन पे पशुओं का विकास था, लेकिन अब यहाँ से मानव के रूप में था, जो कि अपने को कहीं ना कहीं बंदरों से या अन्य पशुओं से अलग और बुद्धिमान समझता था, इसलिए उसने अपने को उनसे अलग कर लिया था। और दूसरी आवश्यकता भी थी। कारण क्या था कि इस समय के मानव में जो है इनकी प्रजातियां बड़े बड़े जानवरों से इन्हें अलग रहना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो बड़े जानवर इन्हें अपना शिकार बना लेते थे। तो ये इन्हें जो है अपने बचाव के लिए और अपने आवश्यकता के लिए अन्य मानवों का भी, अन्य जानवरों का शिकार करने के लिए भी विवश होना पड़ता था। तो इसलिए अपनी संघर्षरत जीवन में इन्होंने यहीं से शुरुआत होती है। उसके बाद इस विकास की कहानी में अगला जो पड़ाव आता है, युग आता है, उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं, पिथिकस कहते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यह वह मानव था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस वही मानव था जो कि बानर मानव के रूप में था। कैसा मानव था? यह बानर मानव था, बानर मानव यह बंदर मानव के रूप में था। यह भी बंदर मानव था। यहाँ से विकास, और खासकर यह अफ्रीकी मानव था। और यही मानव जो है प्रथम बार, यानी कि यह मानव प्रथम बार स्वयं के पैरों पर खड़ा हुआ था। यानी स्वयं के दोनों पैरों पर खड़ा होने वाला मानव था। इसके पहले क्या था कि यहां पर पशु तो थे, लेकिन वो अपने 4 पैरों पर चलते थे। 2 पैरों के पशु कम थे। यहाँ पर क्या था कि जब ये शिकार करने जाता था तो होते हैं ना, किसी ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं अंदर के जो डरपोक होते, तो पहले से पैर उठाकर देखते हैं, अच्छा कोई आगे तो नहीं रहा दूर से। तो इसी आवश्यकता ने इन्हें जो है 2 पैरों पर खड़ा होकर होना सिखा दिया कि दूर से देखकर कि आएगा तो कोई भाग चलेंगे। यही चीजें थी जो कि इन्हें प्रथम बानर मानव, अफ्रीकी मानव, यानी कि स्वयं 2 पैरों पर खड़ा होना सिखा दिया। यहाँ से मानव की शुरुआत होती है, जो 2 मानव था और वही 2 पैरों पर खड़ा होने वाला पहला मानव था। लेकिन यह पूर्णतः नहीं था, यह कभी कभार अपने को खड़ा कर लेता था। इसी 2 मानव की विकास होता है। इस विकास की कहानी में 7वें नंबर पर जब युग आता है, तब वहां पर जिनैंथ्रोपस आता है। जिनैंथ्रोपस मानव आता है। जिनैंथ्रोपस मानव, यह वह मानव था, जिनैंथ्रोपस मानव था जो कि औजार बनाने वाला मानव था। पत्थरों से औजारों का निर्माण करने वाला मानव था। मानव अर्थात यही वह मानव था जिसने सर्वप्रथम कला का निर्माण करता है। यही वह मानव था सर्वप्रथम कला का मानव द्वारा प्रयोग होता है अर्थात होता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग यहीं पर होता है और मानव ने सर्वप्रथम औजारों का निर्माण किया। और औजारों का निर्माण करेगा तो सीधी सी बात है, कला का निर्माण करेगा। और यही मानव के कला की विकास की कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। यहीं से मानव निर्मित, यानी कि मानव शिल्प का विकास यहीं से होता है। कहाँ से? मानव शिल्प का विकास होता है। मानव शिल्प का विकास शुरू हो जाता है। यहीं से मानव शिल्प का विकास
शुरू होता है। और यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, खासकर एग्जामों में आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाता है। विनय क्लासेस, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, जितने भी जुड़े हुए दोस्त हैं सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए, तो विनय क्लासेस से आप हैं, बिल्कुल। यह मानव शिल्प का विकास शुरू हो जाता है और यही वह समय था, यही युग था, जिनेंथ्रोपस मानव का युग था, जहां से मानव के विकास की कहानी शुरू होती है और मानव शिल्प शुरू होता है। इसके पहले, क्योंकि यहाँ पर पत्थरों से मानवों ने औजारों का निर्माण करना शुरू कर दिया था, यह कहानी लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से आकर हम लोग लगभग 1 लाख वर्ष तक आते हैं। इसके बाद जो है कहानी यहीं से मानव कला की विकास भी शुरू होती है। एक कला की है दोस्तों, और एके है तो ओके है कि इस नारे के साथ हम लोग एके एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप सभी दोस्तों का स्वागत और वंदन करते हैं। यह क्लास आपकी रेगुलर अब इसी बेस पर चलेगी और खासकर आप सभी दोस्तों के लिए यहाँ पे बिल्कुल, चाहे वह प्रैक्टिस हो और एकदम पूरा शिद्दत के साथ शुरुआत से 1 से क्लास लेकर अंत तक सभी क्लास जो है आपको इसके पहले की क्लासों में मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, कुछ डेमो क्लासें भी हैं, आप वहाँ देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से जुड़ सकते हैं। आइए हम लोग अपनी क्लास पर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जिनेंथ्रोपस मानव था, यही वह मानव था जहाँ से मानव शिल्प का विकास शुरू होता है। जिनेंथ्रोपस के बाद जो कहानी शुरू होती है वह आपकी 8वें रूप में पिथकेनथ्रोपस, पिथकेनथ्रोपस मानव, यह पिथकेनथ्रोपस मानव आता है। इसे खासकर जावा मानव के रूप में भी जाना जाता है, पिथकेनथ्रोपस मानव, और यह है, इसे ही जावा मानव के रूप में जाना जाता है, जावा मानव। और जावा मानव वह मानव है, जावा कहाँ की राजधानी थे आपको बताना है, इंडोनेशिया की राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी है जावा, सुमात्रा इंडोनेशिया के है। इसी जावा मानव, इसे पिथकेनथ्रोपस को जावा मानव कहा जाता है। यह एशियाई मानव था, एशिया में मानव का विकास हुआ, जैसे यहाँ पर अफ्रीकी मानव था उसी तरह से जावा मानव, यह एशियाई मानव भी कहा जाता है। इसे पिथकेनथ्रोपस को एशियाई मानव, एशिया का मानव कहा जाता है, एशिया का मानव कहा जाता है। खासकर ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन टीजीटी में तो कम आते हैं, लेकिन आपको एलटी और पीजीटी और यूसी में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। यहाँ से यूसी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी कोई भी आप मेरे सिलेबस से आप पढ़ सकते हैं। यह पूरा संपूर्ण सिलेबस है, मैं कला का संपूर्ण सिलेबस आपको पढ़ाता हूँ। और इसी से, क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों कि जब आप समुंदर में तैरना सीखेंगे तो आप कभी भी नदी नाले में नहीं डूब सकते, ये गारंटी है। क्योंकि जब तक आपको 60 क्लास में अगर होता है, हाँ बिल्कुल जी, जो है क्वेश्चन भी साथ में, इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस मैन परफेक्ट होता है तो क्वेश्चन भी चलेंगे साथ में और दोनों चीजें साथ चलेंगे। यहाँ कारण क्या है कि अभी जब से हम लोगों ने शुरू कर दिया है तो इस कंटेंट के बाद भी क्वेश्चन आपको यहाँ बताया, इसीलिए क्वेश्चन में बात साथ साथ थोड़ा बहुत क्वेश्चन लेकर चलता हूँ, जो आए हुए क्वेश्चन हैं वहाँ पर आपको दिक्कत ना हो। जैसे यूसी में क्वेश्चन आए हुए थे यहाँ पर कि बानर मानव के रूप में प्रथम बार कब जो है मानव अपने पैरों पर खड़ा हुआ था, या फिर औजारों का निर्माण किस काल में मानव ने किया था। ये यूजीसी के क्वेश्चन होते हैं क्योंकि यूजीसी की यहाँ पर एक यूनिट होती है, लेकिन टीजीटी में इतना ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन फिर भी इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको संपूर्ण जानकारी रहेगी तो कहीं भी आपको अपना जो कॉन्सेप्ट बनाएंगे वह कॉन्सेप्ट आपको कंफर्म करेगा कि आपको कैसे क्वेश्चन को पकड़ने की क्षमता विकसित होगी। हाँ, रटने की बात है तो अगर कितना रट सकते हैं यह सीमा नहीं है, क्योंकि रटा हुआ क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाता है और इससे एग्जाम गड़बड़ा जाता है। इसी कारण से रटना मेरे हिसाब से बहुत सही नहीं होता, कॉन्सेप्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए अपने को कॉन्सेप्ट बनाइए और कॉन्सेप्ट से जब आगे चलेंगे तब आपको दिक्कत नहीं। इसकी पिछली क्लास में
आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंने पूरा सिलेबस 10 यूनिट मैंने दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए क्लास में पिथकेनथ्रोपस मानव जावा मानव था और इसी को एशिया मानव के रूप में भी जानते हैं। यह पिथकेनथ्रोपस मानव पहला वनमानुष मानव यही था, वनमानुष मानव यह था, वनमानुष मानव था। खासकर यह मानव वही वनमानुष के रूप में, मानव के रूप में प्रजाति थी जो कि एशियाई मानव के नाम से भी जाना जाता है। और यह मानव जो था सर्वप्रथम पूर्णतः दोनों पैरों पर, पूर्णतः दोनों पैरों पर खड़ा होने वाला मानव था, खड़ा होने वाला प्रथम मानव था। अर्थात यह सर्वप्रथम पूर्णतः अपने दोनों पैरों पर खड़ा होने वाला मानव था, क्योंकि इसके पहले मैंने आपसे बताया था कि प्रथम बार स्वयं के दोनों पैरों पर खड़ा होने वाला मानव था यह था, लेकिन पूर्णतः रूपों यानी कि इसके बाद यह चारों पैरों पर नहीं चलता था। यहां पर क्या था कि वह दो पैरों पर तो चलता था, लेकिन कभी जो है वह दो पैरों पर चलता था, बाकी वह अपनी आदत दो हाथों और दो पैरों से चलता था, जैसे भेड़िया वगैरह जो है चलते हैं। लेकिन यहां पर जब आने के बाद, पिथकेनथ्रोपस मानव आने के बाद, यह जावा मानव था, एशियाई मानव था, और यह वनमानुष मानव हमेशा पूर्णतः अपने दो पैरों पर चलने वाला प्रथम मानव के रूप में जाना जाने लगा। यही विकास की कहानी के रूप में। अगला रूप में पिथकेनथ्रोपस मानव के बाद ये 9वें युग में आते हैं, जहां पर हम लोग जो है सिनैनथ्रोपस मानव आते हैं। कौन था? सिनैनथ्रोपस मानव। यह वह मानव है जहां से, सिनैनथ्रोपस मानव जहां से मानव के विकास की कहानी में कला का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है। और इसी सिनैनथ्रोपस मानव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानव था। कारण क्या था कि इस मानव ने, सिनैनथ्रोपस मानव ने हर चीज जानने के साथ अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आग जलाने की विधि जान गया। कौन सी? आग जलाने की विधि जान गया। आग जलाने की विधि का विकास किया। आग जलाने की विधि का विकास किया। कौन सा मानव? यह पिथकेनथ्रोपस, सिनैनथ्रोपस मानव आग जलाने की विधि का विकास करता है। ये सबसे उस समय जो है खासकर विकास के, कला के विकास के लिए सबसे ज्यादा अहम योगदान था, क्योंकि यह वह मानव था, सिनैनथ्रोपस, जो आग की विधि जलाने वाला मानव था। अर्थात इसके पहले क्या था कि आग, ऐसा नहीं था कि आग थी नहीं, पृथ्वी पर आग थी, क्योंकि अग्नि के गोले के रूप में ही पृथ्वी का जन्म हुआ था। लेकिन जब मानव के विकास की कहानी यानी कला के विकास में मानव इसे जानता नहीं था। वह जानता भी था तो उसे, जब कभी आप एक देखेंगे तो जंगल बुक, द जंगल बुक, यह एक रचना है, किसकी है? रुडयार्ड किपलिंग की। रुडयार्ड किपलिंग की रचना है। रुडयार्ड किपलिंग की रचना है। यह रशियन लेखक थे। कहाँ के? रशियन लेखक थे और इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी, द जंगल बुक। और द जंगल बुक जो है, कहानी में आप देखेंगे तो आग को किस नाम से जानते थे? एक फूल, लाल फूल के नाम से जानते थे। तो उन्होंने उस समय की वर्णन किया है, कैसे जो उसमें मोगली की कहानी है, और वही मोगली की कहानी का वर्णन द जंगल बुक में है। रुडयार्ड किपलिंग महोदय ने किया। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत अच्छी
पुस्तक है और यहाँ से द जंगल बुक की कहानी आपको मिलेगी कि कैसे मानव के विकास ने कला का विकास किया इस रूप में। आज हम लोग कला का विकास यानी कि कला का परिचय पढ़ रहे हैं और इस रूप में कला के विकास की कहानी देखते हैं कि कैसे कला की उत्पत्ति होती है और मानव के विकास के साथ साथ कला का विकास कैसे होता है, और यह पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही इसका मानव के विकास के साथ ही इसका संबंध रूप से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें द जंगल, आग जलाने की विधा को जो है सिनेंथ्रोपस मानव कहलाता है, और यह सिनेंथ्रोपस मानव आग को किस रूप में इस्तेमाल करता है यही जो है कहानी। कारण क्या था, इसी समय जब वह आग से आवश्यकता होती है ना, जब किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो उसका आविष्कार होने लगता है। जैसे मान लीजिए अब जंगल में बहुत गर्मी, इस समय भीषण गर्मी है, तो रगड़ने से जो है लकड़ियों के जंगल में आग लग जाती थी, और उस आग से बचाव कैसे होता था, तो वहां पर क्या होता था कि उन जानवरों के जब घिर जाते थे तो वहां मर जाते थे, और वह जानवर ही नहीं बल्कि यह मानव भी जब गुफाओं में रहता था तो वहां भी गुफाओं में गर्म होने से जो है उनकी भी घुटकर मौत हो जाती, तब वह नदी के किनारे जाता था और अपने बचाव करता था। तो जल तो वह पहले से जानता था कि जल पीने से प्यास जाती है, लेकिन वह आग जलाने की विधि नहीं जानता था। लेकिन यहाँ जब उसे ये लगा कि इसे लाल फूल कहता था, उससे बचने के लिए वह नदियों और तालाबों में जाता था। सेम यही कहानी, जिससे क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तब उसकी आविष्कार अपने आप करते हैं, क्योंकि वह महत्व होता है। यही चीज़ें वहाँ भी उस समय भी था, और कला के विकास में आग के जलाने की प्रवृत्ति उसने सीख लिया। कारण क्या था कि जब उसे जिन पशुओं का शिकार वह करता था, वह पशु आग में मर जाते थे, तो उनको जब भूख लगती थी, कोई पशु मिलता नहीं था, तो वह पशु देखता था अरे इसको शिकार किया था। लेकिन जब वह कच्चा मांस खाने के आदी था और जब उसे पका हुआ मांस मिला, तब वो सोचा अरे ये तो बहुत अच्छा है। तब उसने इसे विकसित करना सोचा कि अब मुझे इसे भी विकसित कर लेना चाहिए। यही जो है इस आग जलाने की विधि का विकास वह सिनेंथ्रोपस मानव करता है। कौन सा मानव? सिनेंथ्रोपस। इसके बाद मानव की कहानी की इस प्रोसेस में अगली जो युग आता है वह नियंडरथल मानव आता है। कौन सा? नियंडरथल मानव आता है। यह नियंडरथल मानव आता है, और यह मानव जो है, खासकर नियंडरथल मानव जो होता है, यह बड़ा संस्कारी मानव होता है, और यह मध्य युग का मध्य पाषाण युग का समर्थन करता है। मध्य पाषाण काल मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करता है। यह मानव एक संस्कारी मानव होता है, यानी कि संस्कारी मानव होने लगा, संस्कारी मानव, और इसने अपनी सभ्यता का विकास किया, संस्कार का विकास किया, और यह संस्कारी मानव नियंडरथल मानव कहलाने लगा। नियंडरथल मानव में कई जगहों पर कई मानव थे। यह मानव अपने रूप में संस्कारी मानव था, और इसने खासकर जो है यह अपने शवों का संस्कार करना सीख लिया। संस्कार करना सीख लिया, अर्थात सीख लिया, यानी कि जो शवों को जो मर जाते थे, कारण क्या था कि जब वह अपने ग्रुप में जाता था, समूह में शिकार करने के लिए जाता था, तो ऐसा नहीं था कि वह जानवरों का शिकार ही करता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि वह उन जानवरों के द्वारा स्वयं भी शिकार हो जाता था। तो जिसके साथ में लेकर गया था, वह जब शिकार हो जाता था तो उसे बड़ा कष्ट होता था, क्योंकि जो बुजुर्ग होते थे, जो उनके ग्रुप में, जो उन्हें कलाकारों को, जो पुराने होते थे, उन्हें ओझा कहा जाता था। यानी प्रागैतिहासिक काल में जो कलाकार होते थे उन्हें ओझा कहा जाता। क्या कहा जाता था? ओझा कहा जाता था। ओझा कहा जाता था। इनको जो है ओझा कहा जाता था,
और इनको ओझा इसलिए कहा जाता था कि ये सबसे बुजुर्ग रहते थे और काफ़ी अनुभवी रहते थे। और उसी में मैंने आपसे बताया था कि प्रागैतिहासिक काल में जो मानव होते थे उनमें कलाकारों को ओझा कहा जाता था, और वह कई ऐसे जैसे एक्सरे पद्धति का निर्माण करना, पेट्रोग्लिफ का निर्माण करना, या फिर टोटमवाद की संकल्पना थी जो है, इन सभी का जो है जब मैं प्रागैतिहासिक काल पढ़ाऊंगा तो वहां पर इन सब का वर्णन करूंगा कि कैसे किसे क्या कहते थे जो है। तो कलाकारों को ओझा कहा जाता था, और ये जो ओझा होते थे ये सबसे बुजुर्ग होते थे। बांसुरी बजाने वाला जैसे कि आपको मिलता है वहां पर प्रागैतिहासिक काल में, तो ये सबसे इन्हीं के निर्देशन में जो है शिकार करने के लिए आते थे, और जब मर जाता था तो उसे पशुओं की तरह सीधा छोड़कर नहीं आते थे, उसे अपने साथ लेकर आते थे, और उसका यानी कि जब साथ लेकर आते थे तो उसको शवों को कब्र में दफनाते थे। किस में दफनाते थे? कब्र में दफन करते थे, कब्र में दफन करते थे। यानी कि इन्हें जो है शवों का संस्कार करना आ गया, उसे शवों को कब्र में दफनाते थे, मिट्टी खोद कर उसे दफनाते थे, और उस पर अपनी भय और शांति के कारण कला जो दीवारें थी गुफाओं की, उन पर भय और शांति के कारण उन पर दीवारों पर चित्रकारी कर रहे थे। और यही जो है कला के विकास की कहानी थी। यह मानव निएंडरथल जो मानव था, यह खासकर अपने साथ शवों और कब्रों को दफनाता था, और जन्म एवं पुनर्जन्म पुनर्जन्म में विश्वास करने वाला मानव था। कैसा मानव था? जन्म और मरण में विश्वास करने वाला मानव था। यानी कि कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करने वाला मानव, कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करने वाला मानव था। यानी कि जैसा कर्म करेंगे तो उसका पुनर्जन्म वैसा होगा, उसी रूप में यह मानव था। इस मानव में खासकर यह था कि यह एक संस्कारी मानव हो गया। यह पशुओं की तरह व्यवहार नहीं करता था, यह पशुओं से अलग स्वयं के रूप में एक अच्छा संस्कारी मानव था, जो कि अपने इन जितनी भी कला क्रियाकलापें थे वह स्वयं से विकसित करने लगा। अर्थात यह बुद्धिजीवी मानव था, और निएंडरथल मानव मध्ययुग का प्रतिनिधित्व करता था। इसलिए मध्ययुग तक आते आते एक बड़ा कालक्रम, करोड़ों वर्षों का कालक्रम बीत चुका था, और वह मानव आधुनिक मानव की तरफ अग्रसर होने लगा था। और यही काल था कि कला के विकास, मानव के विकास के साथ साथ कला के विकास की भी कहानी शुरू हो जाती है। इस मानव के संदर्भ में यह था कि यह निएंडरथल मानव के साथ साथ कई मानव जैसे क्रो-मैग्नन मानव, ग्रेमाल्डी मानव, चांसलेड मानव आदि प्रकार के मानव थे। हर जगहों पर यह मानव विद्यमान रहते थे, और इसमें जैसे जर्मनी का मानव खासकर जो है, यह मानव जो आए, इन सभी मानवों का विकास, निएंडरथल मानव जो जर्मनी का था, इस मानव के रूप में यह समय काल, इन सभी का समय काल वह था समय काल जो लगभग 40,000 ईसा पूर्व की यह घटना थी। इस समय काल तक पूर्व में यह समय काल था। किसका? इन सभी मानवों का इस समय काल, जो कि 40,000 ईसा पूर्व तक, जो कहानी हमने करोड़ों वर्षों की शुरू की थी, आज उसे इस के संदर्भ में क्रो-मैग्नन, ग्रेमाल्डी और चांसलेड, यह मानव जैसे निएंडरथल मानव के समय जो है मध्ययुग का प्रतिनिधित्व होता था, और यह मानव खासकर जर्मनी का मानव था, फ्रांस का मानव था, ब्रिटेन का मानव था, यूरोपियन मानव के रूप में थे। यह लगभग समय काल 40,000 ईसा पूर्व का समय काल यह था, जहां पर मानव का विकास था। यही मानव के विकास के साथ साथ कला का विकास भी अपने चरम पर पहुंचने लगता है, और आधुनिक काल में वह समय आ जाता है जब वह मानव अपने चरम अवस्था में पहुंच जाता है। इसी मानव के विकास में खासकर जो अगला पड़ाव आधुनिक मानव जिसे कहते हैं, उसे
होमोसेपियंस मानव कहते हैं। होमोसेपियंस, सेपियंस मानव, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस मानव, यह मानव कौन था? इसी को आधुनिक मानव की संज्ञा दी जाती। कैसे? आधुनिक मानव, आधुनिक मानव की संज्ञा इसी को दी जाती है। आधुनिक मानव की संज्ञा है। आज का मानव यानी कि आधुनिक मानव को किस नाम से जाना जाता है? होमोसेपियंस मानव के नाम से इसे जाना जाता है। इसी के संदर्भ में यह 40 मानव जो था यह इस समय काल में आने लगता है और इसी के समकक्ष होमोसेपियंस आधुनिक मानव के रूप में ये मानव जो आप देख रहे हैं, क्रो-मैग्नन, ग्रिमाल्डी, चांसलेट, ये सभी मानव इस समय में विद्यमान थे। खासकर यह मानव की वही अवस्था थी जो कि होमोसेपियंस मानव, आधुनिक मानव। पूछा जाता है कि आधुनिक मानव को किस नाम से जाना जाता है, तो आधुनिक मानव का नाम होमोसेपियंस मानव है। भारत में मानव के को किस नाम से जाना जाता है? उसे भारत में आधुनिक मानव को रामापिथिकस नाम से जाना जाता है। रामापिथिकस के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। रामापिथिकस नाम से जाना जाता है। आधुनिक मानव को रामापिथिकस नाम से जाना जाता है। भारत में वैसे कोई भी ऐसे मानव के मृत साक्ष्य नहीं, कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। क्योंकि कोई भी रामापिथिकस के नाम से जाना जाता है। इसे भारतीय मानव को, कैसे मानव को? भारतीय मानव को रामापिथिकस नाम से जाना जाता है। यह भारतीय मानव है। मानव को कारण क्या है? कोई भी अस्थिपंजर मानव का भारत में प्राप्त नहीं होता। इस काल का कोई भी, पूरा पाषाण काल के मानव की कोई भी अस्थिपंजर भारत से प्राप्त नहीं होता जो है। इसी कारण से रामापिथिकस नाम इन्हें दिया जाता है। कैसा? रामापिथिकस नाम, आधुनिक मानव के रूप में रामापिथिकस नाम दिया जाता है। प्रागैतिहासिक काल का जो समय था, इसके बाद हम लोग रूपांकन की कहानी शुरू करेंगे और रूपांकन के साथ साथ ही हम लोग अपने इस कहानी को देखेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि दोस्तों, जब तक आप रूपांकन की क्लास नहीं पढ़ते तब तक कोई भी क्लास, चाहे वह प्रागैतिहासिक शुरू कर दिया जाए या मुगल काल शुरू कर दिया, राजस्थानी शुरू कर दिया जाए, कोई भी आधुनिक शुरू कर दिया, कलाकार शुरू कर दिया जाए, मैं जानता हूँ कि सब कुछ बच्चे जो है मेच्योर होते हैं, वो इन सब चीज़ों को समझ जाते हैं क्योंकि वो पहले से पढ़े हैं। लेकिन जो प्री मेच्योर बच्चे हैं, जब कभी कला की एकदम प्राथमिक रूप से शुरुआत करते हैं, उनके लिए इन सब चीज़ों को बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो कारण क्या है? जैसे मान लीजिए मैं मुगल से शुरू कर दूं या आधुनिक कलाकारों से शुरू कर दूं, तो उनके लिए ये दिक्कत होगी जब उनसे मैं कहूँगा कि आपको सिक्को क्या है, बुनो क्या है, या ऐसी जो तकनीकी शब्दों का प्रयोग करना शुरू करूंगा, तो वो कहेंगे सर ये क्या है, उनको तब ये मालूम नहीं हो पाएगा। तो इस कारण से सबसे पहले रूपांकन की क्लास में करता हूँ जिससे सबके लिए बराबर हो। जब मैं वहाँ पर प्रयोग करूँ जो है कि म्यूरल क्या है, भित्ति चित्रण क्या है, फ्रेस्को क्या है, ब्यूनो क्या है, इन सभी में जब एंटीक्रीन क्या है, डिपर क्या है, प्लेट क्या है, इन सभी का प्रयोग करूं तो उन्हें ये ना लगे कि सर ये कहीं ना कहीं ये क्या चीज़ें हैं। तो इसलिए सबसे पहले मेरा जो सीक्वेंस जो मैं पढ़ाने की शैली वो यहाँ से आपको रूपांकन से शुरू किया जाएगा। तो इसकी अगली क्लास आपको कला का अर्थ और वर्गीकरण होगी, जहाँ से आपको शुरू होगा। तो यह एक क्लास आपकी संपूर्ण रूप से एक क्रम से चलेगी और यहीं से जाते जाते लगभग आपको अगस्त सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। जो एग्ज़ाम है वह आपको अगस्त या सितंबर के महीने में फर्स्ट वीक में आपको एग्ज़ाम की डेट मिल सकती है, टीजीटी की जो है। तो टीजीटी हो या पीजीटी दोनों के लिए आपके इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपकी क्लास एंड होती है, यहीं से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।